ये एक जिंदगी है। हाय एवरीवन। मेरा गला खराब हो गया है जिसके कारण से मेरी नाक बंद है। और अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन। कैसे हो मेरे बच्चों? हाय एवरीवन। क्या हालचाल है तुम्हारे? कोई कार्टून आता था उसमें ऐसे ऐसा एक कैरेक्टर था। हाय उन्नति, हाय 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 अरीना, हाय सौरभ, हाय नवनी, हेलो नवीनेश, हाय प्रवीण, हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस? अरे गर्म पानी ला दो। गर्म है क्या ये वाला? थैंक यू यार, बहुत बढ़िया यार। चलो गाइस, गाइस 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 क्या हाल चाल है तुम्हारे? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। हाय रुद्राक्ष, हाय अनूप, हाय गरिमा। पानी गर्म है, ज्यादा गर्म ना हो, बस मैं एक बार देख लूं। चलो चल जाएगा। आ सर आप बहुत थके हुए दिख रहे हो। यार मेरी तबीयत खराब हो रखी है 2 दिन से। मुझे एक्चुअली में कल फीवर था अच्छा खासा। तो उसके बाद अच्छा, एक तो मेरी टी शर्ट ना आज बहुत चिपकी हुई है। मैंने गलत साइज की टी शर्ट ले ली थी आज, और मैंने पहन भी ली। मेरे पास ये सिंगल टी शर्ट है आज ऑफिस में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ओ गिवन गए हो आप, बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। चलो भाई ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 है अपना। ठीक है गाइस, आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। और लेक्चर नंबर 3 सॉल्यूशन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा भाई कंप्लीट। इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है ना? तो आज ये होने वाला है कंप्लीट एवरीवन। ठीक है, गेट वेल सुन। हाँ ऑलमोस्ट ठीक हो जाऊंगा कल तक, है ना? डोंट वरी। तो सबसे पहले जरा मुझे एक बार यहां तक बताएंगे कि क्या सभी को यहां तक की जितनी भी हमने थ्योरी डिस्कस की है, सब कुछ डिस्कस किया, क्या सभी को समझ में आ गया? डीपीपी के क्वेश्चंस आई होप आप लोग लगा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूं आंचल। ठीक है ना? तो यहां तक हम ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। क्या बचा हुआ है मैं आज बता देता हूं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या होगा? एक तो हमारा बचा हुआ है ओस्मोसिस, ठीक है ना, एंड ओस्मोटिक प्रेशर, है ना? ये आज हम करने वाले हैं। एंड ओस्मोटिक प्रेशर ये हमने कर लिया। इसको करने के बाद में फिर हम लोग करने वाले हैं अपना वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। और फाइनली हम लोग करेंगे एजियोट्रॉप, जो मैंने बोला था कि मैं सबसे लास्ट में मैं तुम्हें करवाता हूं, तो दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये आज हम करने वाले हैं। तो ये हमारे 3 टारगेट होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम जल्दी से आज को खत्म कर लेंगे। सर आज फर्स्ट डे है, चलो बहुत बढ़िया बात है। हर सुख बेटा आज तो आई नहीं है वो, है ना? जिस दिन भी आएंगे मैं उस दिन उन्हें बुला लूंगा। ठीक है ना? कंफर्म। चलिए, सो यू हेल्प मी विद बोर्ड्स नाउ विद सीयूटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजना, है ना? एक्चुअली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प यू। एंड इफ आई एम डूइंग खुश डिंपल वाले सर, थैंक यू सो मच यार। तो चलो बहुत अच्छी बात है ना? वेंट ऑफ टफ नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। आज समझा दूंगा सारी बातें। चलो भाई बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो 4th नंबर की हमारी आती है, 4th नंबर की हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है गाइस, वो है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दो, ओस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओस्मोटिक प्रेशर। क्या है जी? ओस्मोटिक प्रेशर है। सबसे पहले ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है उसको समझेंगे। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा भैया बिना किसी देरी के। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो। बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो खुद से होता है, जिसमें जिसमें कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसको जो भी प्रॉब्लम होगी भी देख लेते हैं। ठीक है ना? अभी देख लेंगे उसको थोड़ी देर में। हाँ जी, तो ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है जो खुद से होता है। कहां से कहां? सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल है, केवल कुछ चुनिंदे पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करती है। कहां से कहां होता है मूवमेंट? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, या फिर डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, या फिर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में। अब ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। 3 कंडीशन में एक चीज कॉमन है, बताता हूं क्या। देखो, मान के चलो अगर तुम यहां पे देखोगे तो ये मान के चलते हैं एक प्योर सॉल्वेंट है। क्या है गाइस? ये एक प्योर सॉल्वेंट है, ये है ना? ये एक प्योर सॉल्वेंट है। और अगर आप राइट साइड में जाओगे तो यहां पे मैंने बना दिया एक सॉल्यूशन, जिसमें मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब एग्जिस्ट करती है?
जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में उसको डालते हैं। सानिया बेटा मैं सबके मैसेज पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अभी हम चैप्टर पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, लास्ट में मैं सबके मैसेज पढ़ लूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलो तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटी सी बात, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? आप कह सकते हो कि यहां पे मोर सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, यहां मोर सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। भाई अगर दोनों की वॉल्यूम बराबर है, ये प्योर सॉल्वेंट है जबकि ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, यहां पे कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वॉल्यूम बराबर है, तो मतलब यहां पे सॉल्वेंट के लेस पार्टिकल्स है, क्योंकि आधे तो सॉल्यूट के हैं, है ना, लेस सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये कब देखने के लिए मिल रहा है? जब आपने लिया है एक प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन। अगर आप प्योर सॉल्वेंट की जगह ले लो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों में क्या होगा गाइस, जल्दी से बताओ मुझे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स से, तो यहां सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है, सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब कि अगेन मोर सॉल्वेंट, और अगेन हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट बढ़ता है तो लेस सॉल्वेंट। लो कॉन्सेंट्रेशन हाई की जगह आप ले सकते हो क्या, डाइल्यूट, जहां पे पानी ज्यादा होता है सॉल्यूट नहीं होता, और कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है। इन तीनों केस में सॉल्यूट ज्यादा है, जिस वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है, और इन तीनों जगहों में आपको दिख रहा है सॉल्यूट कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने 100 पार्टिकल्स इधर लेने हैं और 100 ही इधर लेने हैं, क्योंकि वॉल्यूम बराबर रखनी है, मान लो आपको, अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्योर सॉल्वेंट है तो 100 के 100 सॉल्वेंट है, लेकिन ये सॉल्यूशन है तो 100 के 100 सॉल्वेंट नहीं है, हो सकता है 70 सॉल्वेंट है लेकिन 30 सॉल्यूट है। सेम कंडीशन मैं कह रहा हूं लो कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो मैंने प्योर ना लेके लो कॉन्सेंट्रेशन और ले लिया, मतलब के बहुत कम सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, मान लो 5 सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और 95 सॉल्वेंट के हैं। यहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो सॉल्यूट को बढ़ाना पड़ेगा, लेट से सॉल्यूट 20 हो गया तो सॉल्वेंट अपने आप कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इन तीनों केस में सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, इधर सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट कम है। अब देखो ऑस्मोसिस होता क्यों है समझना, इसको समझने के लिए हमारे पास सेंटर में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम। मुझे सोच समझ के बताना, सोच समझ के सर लोग चैट बॉक्स में, यहां प्योर सॉल्वेंट है, इस मेम्ब्रेन पे एक वेपर प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वोलेटाइल होते हैं। बेटा उधर भी हैं पार्टिकल्स, उधर सॉल्यूशन है, उधर से इस तरफ एक वेपर प्रेशर लग रहा होगा। मुझे बता दो क्या ए साइड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या बी साइड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी से मुझे बता दो, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। किस साइड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ये इस तरफ वेपर प्रेशर लगा रहा है, ये उस तरफ इस तरफ लगा रहा है, किस तरफ का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? एवरीवन। आर्यन बेटा फर्स्ट क्लास देखो, मैंने सारे बेसिक्स फर्स्ट क्लास में बताया, अगर आपकी पहली क्लास है तो प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू कर दो, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 है ना। सब लोग कह रहे हैं ए, और कॉमन सेंस वाली बात भी है। क्यों भैया ए क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल है, इधर सारे उड़ना चाहते हैं तो सारे प्रेशर लगा रहे होंगे उड़ के, है ना, और इधर ये तो उड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो बहुत कम होंगे। तो कौन जीतेगा बेटा? वो साइड जीतेगी जहां ज्यादा सॉल्वेंट है, और इसी वजह से हमेशा जो मूवमेंट होता है वो इस तरफ से इस तरफ होता है, और इसी मूवमेंट को हम ओस्मोसिस कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, कोई नहीं पूछेगा, वो मैंने आपको बता भी दी। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक कॉपर का, आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक कैल्शियम फॉस्फेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्यूलोस एसीटेट। इनको हम एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, स्पेशली ये वाला सेल्यूलोस एसीटेट वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये तो हो गया ऑस्मोसिस, ये हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पूछा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ये क्या होता है, आओ समझाता हूं, ध्यान से देखना। सपोज करिए, फिर से मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, मैंने बीच में लगा दी अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये रही एसपीएम मेरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल्यूलोस एसीटेट की लगा दी मैंने, ठीक है ना, ये क्या है मेरी एसपीएम है। अच्छा, आपको दिख रहा है यहां मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट, और लेफ्ट साइड में मेरे पास है बेटा एक सॉल्यूशन। मुझे बताओ जो मूवमेंट होगा, ओस्मोसिस होगा, वो किस तरफ से किस तरफ होगा? क्या 1 डायरेक्शन सही है या फिर 2 डायरेक्शन सही है? बताओ जल्दी से, कौन सी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सही है अगर ओस्मोसिस यहां पे होता है तो? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। कौन सी डायरेक्शन सही है? विच डायरेक्शन इज करेक्ट? कौन सी डायरेक्शन करेक्ट है? एवरीवन
एनीबडी एनीबडी इन द हाउस, मेक सम नॉइस। जल्दी से बता दो मुझे एक बार सारे लोग। सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सबका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई जहां सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे, तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, तो ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है? हमारा जो ऑस्मोसिस है वो अरे भाई 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 ना करें जनाब, ऐसे हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अब मेरी बात को समझना। अब किस प्रेशर से ये सारे पार्टिकल्स उधर जा रहे हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको निकालने का तरीका मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा। पहले मैं तुम्हें 3 कंडीशन देता हूं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। सपोज करिए कि मैंने यहां पे एक छेद किया इस बीकर में और यहां एक पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन से मैं प्रेशर क्रिएट कर सकता हूं, दबाव दे सकता हूं इसकी वॉल्यूम पे, इस बीकर के इस वाली वॉल्यूम पे। समझना ध्यान से। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा कि मैंने कोई भी प्रेशर नहीं दे रखा था, तो ओस्मोसिस चल रहा था और पार्टिकल्स इस तरफ से इस तरफ कूदते हुए आ रहे थे। यह कब की बात है? जब कोई भी इधर से पी एक्सटर्नल, मैं इसको नाम दे रहा हूं, कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं है, बहुत मिनिमल सी वैल्यू है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। जब मेरा पी एक्स ना के बराबर है, बहुत छोटा है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, मैं कुछ दबाव लगा ही नहीं रहा हूं, ओस्मोसिस अपनी स्पीड से चलता जा रहा है, ओस्मोसिस टेक्स प्लेस, ओस्मोसिस होता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, इधर से प्रेशर लगाना बेटा शुरू किया, इधर से प्रेशर लगाना शुरू किया। जब मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया, भाई ये पार्टिकल्स उधर से इधर आना चाहते हैं, लेकिन इधर आने के लिए खाली जगह होनी चाहिए। मैंने प्रेशर लगा लगा के सारी खाली जगह को भर दिया। तो क्या उधर से पार्टिकल्स अब इधर आ पाएंगे? भैया नहीं आ पाएंगे। क्यों? भाई पार्टिकल्स अगर उधर से इधर आ रहे हैं तो इस खाली जगह में आएंगे, इस खाली जगह में आएंगे। लेकिन मैंने इसको प्रेशर लगा लगा के सारे पार्टिकल्स को पास पास ला दिया, ये स्पेस खत्म हो गया। तो अगर मैं एक ऐसा पी एक्सटर्नल लगा दूं, एक ऐसी वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर की लगा दूं जिससे कि ओस्मोसिस रुक जाए, ओस्मोसिस रुक जाए, ओस्मोसिस स्टॉप हो जाए, मतलब उससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि जितना प्रेशर ये पार्टिकल्स उधर से इधर जाने के लिए लगा रहे थे, इधर से उधर जाने के लिए, उतना ही प्रेशर मैंने एक्सटर्नली लगा दिया, जिस वजह से दोनों की पावर बराबर हो गई और अब कोई भी जीत नहीं पा रहा, ना ये जीत पा रहे हैं ना ये जीत पा रहे हैं। मतलब जब मैं ये कंडीशन रखूंगा जहां पे ओस्मोसिस रुक जाए, वो पी एक्सटर्नल की वैल्यू जो भी होगी वो इक्वल है इधर से लगने वाले प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के, और यहीं पे डिफाइन होता है पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या सभी को बात समझ में आई? इसी को कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। उतना पी एक्सटर्नल की वैल्यू जितने पे ओस्मोसिस रुक जाए, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए, और बराबर हो जाए तो ये वाली वैल्यू। पहले में क्या था भाई? पहले में पी एक्सटर्नल ना के बराबर था, हमारा जो इधर से वाला प्रेशर है वो जीत रहा था, ओस्मोसिस हो रहा था, ये बड़ी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू है, यहां पे ओस्मोसिस चलता जा रहा था। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन में ये रुक गया। कितने लोगों को दोनों कंडीशन समझ में आई हैं? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे कितने लोगों को दोनों कंडीशन समझ में आ गई हैं। जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे, एवरीबडी जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे। क्लियर है? अच्छा, अभी एक कंडीशन हो रहा है कि थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करना है देख लो, ठीक है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा जिसको भी समझ में आ गया वो एपीएम लिख देना, ठीक है ना। जिसको भी समझ में आ गया वो एपीएम लिख देना। एक्सटर्नल प्रेशर at which the process of osmosis stops, जहां पे वो रुक जाता है। चलिए, अब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि जो होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के, जो हमने लिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो यहां से आ जाएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी।
इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो एक कांस्टेंट आएगा R, तो ये बन जाएगा CRT। ये आपका फॉर्मूला है, जहां पे C है आपकी मोलैरिटी, जहां पे R है आपका बेटा कांस्टेंट, और T है बेटा आपका टेम्परेचर। आई होप के सभी को समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस का फॉर्मूला और ऑस्मोसिस की सारी बातें और ऑस्मोटिक प्रेशर भी। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक 5% सॉल्यूशन है यूरिया का। यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। अच्छा जी, मोलर मास दे रखा है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। हमें आर की वैल्यू दे रखी है, हमेशा मिलती है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबको पता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब C क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम टोटल लीटर में होनी ही चाहिए, यही होता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो बेटा गिवन मास हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम टोटल लीटर में होनी ही चाहिए। अब देखो ध्यान से, मजे की बात बता रहा हूं। क्या मुझे यहां पे गिवन मास दे रखा है, नहीं। क्या मुझे यहां पे मोलर मास दे रखा है, हाँ ये तो दे रखा है, लेकिन ना वॉल्यूम है ना गिवन मास है, लेकिन बोल रखा है 5%। जब भी आपको कोई चीज परसेंट में दे रखी होगी तो क्या करना है, ध्यान से देखना। आपने टोटल को अपने आप मान लेना है 100, टोटल को 100। टोटल आपको क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, टोटल चाहिए वॉल्यूम। अगर आप वी टोटल को थोड़ी देर के लिए 100 मिलीलीटर मान लो, तो 100 मिलीलीटर का 5% कितना होगा, जस्ट 5, इसलिए 100 माना है, जिससे कि सीधी सीधी वैल्यू आ जाए। तो यूरिया का वेट आपको समझ में आ गया, वेट ऑफ यूरिया इज 5 ग्राम। जब भी कभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको टोटल वाली चीज को 100 मानना है, फिर जो आपकी बात चल रही है तो यूरिया के वेट की, तो वो इसका 100 का 5% 5 आ जाएगा। वैल्यू को पुट करो, आंसर निकालो। कैसे निकालोगे, मेरे पास वॉल्यूम मिली लीटर में होगी तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो m की वैल्यू हो जाएगी, गिवन मास है 5, मोलर मास है 60, वॉल्यूम है 100, ऊपर चलेगा 1000। बेटा काटो, 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी। मेरे m की वैल्यू आ गई 5/6। कितनी आ गई बेटा, 5/6। कितनी आ गई, 5/6 आ गई। चलिए यहां पे आ जाइए, देखो पाई इक्वल्स टू 5/6, आर की वैल्यू है 0.082 और टी की वैल्यू है बेटा 300। 650 जा कट गया, 5 5 25, तो पाई की वैल्यू आ गई मेरी 250 मल्टीप्लाई बाय 0.082 यूनिट। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दे रखी है तो एटीएम लगा देना, ये आपका बेटा आंसर आ गया। एवरीबॉडी जिसको समझ में आया बेटा एक बार एपीएम लिखेंगे, डाउट है तो डाउट पूछेंगे। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। अगर मैं सीधा सीधा आंसर बताऊं आप लोगों को तो 250 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा 0.082 से तो बेटा मेरा आंसर आ रहा है 20.5, और आई होप के सभी का यही आंसर आ रहा होगा। 20.5 इज द आंसर। ये तरह के क्वेश्चन आपको बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के लगाने हैं। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। आई होप के सभी को समझ में आ गया है। जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे। बेटा निकेतन मैं डाउट्स देखता हूं अभी, बिल्कुल मैं इसके डाउट्स देखूंगा अभी। किसी ने बोला भाई एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। फॉर्मूला था पाई इक्वल्स टू CRT, सी यहां पे मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। मेरे पास मोलर वेट है यूरिया का लेकिन गिवन वेट नहीं है। वहां देखा मैंने लिखा हुआ है 5%। सर WA 5 क्यों नहीं, 95 क्यों नहीं लिया? बेटा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कैसे, यूरिया टोटल का 5% है, ऐसे में आप टोटल को 100 मानोगे तो 100 का 5% कितना होता है, जस्ट 5 ग्राम। पानी यहां पे जो दूसरी चीज है वो हो सकती है 95। हमसे बोला है यूरिया 5% है, हमें यूरिया का वेट चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया बेटा 5 ग्राम लिया। ठीक है ना, गिवन वेट आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गई, वैल्यूज को पुट किया, ऊपर 1000 क्यों आया, क्योंकि मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम होती 1000 से मल्टीप्लाई करते, सॉल्व करके मेरे m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू दे रखी थी, t की वैल्यू दे रखी थी, बेटा सॉल्व कर दिया। जल्दी से बताएंगे सारे लोग, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलिए अब एक लगे हाथ मजे की बात बताता हूं तुम्हें। सर n बाई वी कब लेंगे? कशिश जब आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली देके रखे होंगे। आपको बोलता कि भाई यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स इतने, आप डायरेक्टली ले लेते इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, अब एक मजे की बात, तुम्हें पता है मुझे ना भी टोंसिल हो रखे हैं, है ना? तुम्हें पता है मुझे अभी बेटा टोंसिल हो रखे। चलो पहले मैं ये बताऊं फिर तुम्हें बताऊंगा टोंसिल वाला केस जो है। चलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक,
एक होता है हाइपरटोनिक और बेटा एक होता है आइसोटोनिक। तीनों तीनों करके एक एक पढ़ते हैं। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तीनों का मतलब समझो, ध्यान से देखना। देखो नीचे तुम्हें दिख रहा है, नीचे तुम्हें दिख रहे हैं दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन मुझे कैसे पता चला चला सॉल्यूशन है? देखो सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, सोल्यूट है। जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है। तो यहां पे भी सोल्यूट सॉल्वेंट है, यहां पे भी सोल्यूट सॉल्वेंट है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहां पे सोल्यूट ज्यादा पार्टिकल्स के, तो मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो C1 है और इसकी जो C2 है, C1 इज मोर। सबको दिख रहा है? हाँ जी भैया। बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है। π1 इज ग्रेटर देन π2। अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब मजे की बात यह है, बाय डेफिनेशन ध्यान रखना, अगर दो कंपैरिजन करोगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे तो बोलते हैं हाइपोटोनिक, जिसका कम होता है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरिजन में ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, ध्यान दो। हाइपर माने ज्यादा, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है कंपैरिजन में वो तो होता है हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है वो होता है हाइपोटोनिक। ठीक है, तो डायग्राम से दिख रहा है C1 इज ग्रेटर देन C2, तो π1 इज ग्रेटर देन π2, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर C बड़ा है तो उसका पाई बड़ा है, तो ये हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दो सॉल्यूशन के बीच में SPM लगा दें तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में? सिंपल सी बात है, डेफिनेशन कहती थी ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। बताओ जी, जल्दी से मुझे बताएंगे कहां से कहां होता है। ए और बी दो ऑप्शन दे रहा हूं। जो कह रहा है हाइपर से हाइपो होता है वो तो बेटा बोलेगा ए, जो कहता है हाइपो से हाइपर होता है वो बोलेगा बी। दिमाग लगाना, चैट सेक्शन में आंसर बताना, दिमाग लगाना और चैट सेक्शन में आंसर। सानिया मुझे थोड़ा सा टाइम दो बेटा, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कवर करके डाउट्स देखूंगा, टेंशन ना लो, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे अब खत्म होगा इन तीन के बाद, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के बाद, मैं डाउट्स ही देखूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। मक्खी हो गया। सबको साफ साफ दिख रहा है ना। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई, तो लो कौन सी है बेटा? लो तो हमेशा हाइपोटोनिक होगी। तो हमेशा जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है? टिक लगाएंगे ये वाले पे, हाइपो से हाइपर। डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, एक सॉल्यूशन लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला उसे हाइपोटोनिक कहते हैं, या फिर विच अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू कम आउट ऑफ इट, जिसके अंदर से बाहर निकल के सॉल्वेंट पार्टिकल्स आते हैं, क्योंकि हाइपो से उन्हें हाइपर में जाना है। तो यहां से कम आउट ऑफ इट लिखा है और यहां पे कम इनटू इट लिखा है, क्योंकि हाइपर के अंदर जाते हैं और हाइपो से बाहर आते हैं। ये डेफिनेशन सभी को अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा था, एक एग्जाम्पल लेना। देखो तुम्हें पता है मुझे ना भी टॉन्सिल हो रखे हैं, टॉन्सिल। तो टॉन्सिल में क्या होता है, गले में, गले के अंदर ऐसे करके यहां पे कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, जिस वजह से एक लिक्विड भर जाता है मेरे टॉन्सिल्स ग्लैंड के अंदर और वो स्वेल होके मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे सटकने में दिक्कत होती है। इनके अंदर एक लिक्विड भर जाता है, क्या हो जाता है? एक लिक्विड भर जाता है इनके अंदर, जिस वजह से स्वेल कर जाते हैं। एक लिक्विड इनके अंदर होता है। तो डॉक्टर मुझे कहता है बेटा आप ना गार्गल करो, आप ना गरारे करो। क्या करो? गरारे करो। क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है गरारे करो कि जब मैं गरारे करूंगा तो यहां पे मैं कुछ टाइम के लिए पानी को ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तो यहां बहुत देर तक पानी रुकेगा। पानी रोकना क्यों है? वो कहते हैं इसके अंदर आप बहुत सारा नमक डाल दो पानी के अंदर, और नमक क्या है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना। तो मैं जब इसमें क्या करूंगा, सोल्ट वाटर डालूंगा और बहुत सारा सोल्ट डालूंगा, तो इसकी तो हो जाएगी हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। जबकि जो लिक्विड मेरे टॉन्सिल्स के अंदर है वो कैसा हो जाएगा बेटा? ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो सोल्ट मिला लिया बहुत सारा। और क्या होगा, जो भी लिक्विड होगा अब मेरे टॉन्सिल्स के अंदर, वो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक मूवमेंट करने के लिए बाहर निकल के आएगा, जिससे कि मैं अपनी स्वेलिंग को रिड्यूस कर पाऊंगा। दिस इज वाई वी शुड डू गार्गल जब हमें टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। कितने लोगों को
एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ गया? एक बार जल्दी से अंगूठा दिखाएंगे, एपीएम लिखेंगे, जल्दी से बता दो कितने लोगों को समझ में आया एक रियल लाइफ एग्जांपल से कि भाई क्यों हमें गरारे करने होते हैं? जल्दी से बताएंगे सारे लोग। अब देख लो, मुझे पता था कि ये टॉपिक आएगा तो मैं अपने ना टॉन्सिल करके लाया जिससे कि मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दे सकूं। डेडिकेशन देख रहे हो? क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, तो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक तुम्हें समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अगला जो तीसरा पार्ट है वो होता है हाइपोटोनिक का। हाइपोटोनिक में क्या होता है गाइस? जब दोनों जो कंपैरिजन आप कर रहे हो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, उस केस को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन और थी, उसको देख लेते हैं, फिर मैं डाउट्स ले लूंगा तुम्हारे, क्योंकि ऑस्मोसिस अपना खत्म हो जाएगा। तीसरी कंडीशन थी कि भाई अगर आप एक तीसरी कंडीशन लगा दो, वो क्या कंडीशन है कि किसी तरह आप जितना ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पे रुका है, जहां पे ऑस्मोसिस रुक चुका है, जहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब ये इक्वल आ गए हैं, आप उससे ज्यादा और प्रेशर लगा दो, पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई। ऐसे में क्या होगा गाइस? अब की बार क्योंकि इधर से प्रेशर इधर से वाले से भी ज्यादा हो गया, तो अब यहां के सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाएंगे उधर, मतलब जो नॉर्मली होता है ऑस्मोसिस में उसका उल्टा हो जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना? इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है? चलिए, कैसे लिख के आओगे? लिखा हुआ है जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो उल्टा हो जाएगा सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या है इसकी एप्लीकेशन? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। कैसे? देखो ध्यान से, आपको इधर दिख रहा है क्या बेटा? इधर आपको दिख रहा है सी वाटर, इसके अंदर सोल्ट्स प्रेजेंट हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए एकदम क्लियर। ये है मेरा इधर फ्रेश वाटर। अब नॉर्मली क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, मेरा जो अच्छा पानी है वो इधर आना चाहिए और खराब हो जाना चाहिए। ऑस्मोसिस में तो यही होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में। लेकिन मुझे तो इस खराब वाले को ठीक करना है, तो मैंने पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, इधर से उल्टा लगा दिया। तो क्या हो गया कि यहां से जो पानी है वो उधर जाएगा, सोल्ट इधर रह जाएगा, और जो मेरा खराब पानी था, सॉल्टी वाटर था, वो और फ्रेश वाटर बन जाएगा। यहां से मुझे आउटपुट मिलता रहेगा आउटलेट से, और मेरा डीसैलिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। दिस इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी के बेसिस पे आपके घर में जो लगे हुए हैं, आपके जो आरओ प्लांट लगे हुए हैं, वो इसी के बेसिस पे काम करते हैं। सर न्यूमेरिकल हो नहीं पाते हैं, इतना कैसे करूं, डर लग रहा है। समी देखो, अभी मैंने एक सफल एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, शायद मैंने वहां पे न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आई होप कि आपने वो क्लास अटेंड की हो, पहली चीज, ठीक है ना? दूसरी बात, सर ऑस्मोसिस समझाओ एक बार और, समझ नहीं आया। समर, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मैं समझा दूंगा, लेकिन अगेन आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ यार, है ना? सीयूटी बहुत पास में, तुम लोग बोर्ड से दे के आए हो, मैं बहुत जीरो लेवल से समझा रहा हूं, है ना? वैसे मैं समझा दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपना एफिशिएंसी को बढ़ाइए। सर नींद आ रहा है। कृति बेटा सो सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सो जाओ। क्या हुआ इसमें? कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सो जाओ, सो जाओ, है ना? कोई बात नहीं। सर द कॉन्सेंट्रेशन इज इन बेसिस ऑफ सॉल्यूट। हमेशा बेटा सॉल्यूट के बेसिस में होती है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? सर फिफ्थ स्लाइड पर लोअर से हायर और इस स्लाइड पर हायर से लोअर बताए हैं। नहीं बेटा, हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, तब जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस करते हो बस तब उल्टा होता है, ठीक है ना? चलिए, क्या एक्सप्लेन किया है, बढ़िया समझ आया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं एक बार ऑस्मोसिस दोबारा से बता देता हूं, ठीक है ना? उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? सर आरएलवीपी में डाउट है, ठीक है सान्या, मैं एक बार दोबारा देखूंगा। चलो एक बार मैं देख लूं एक बार। सर 100 का 5% 5 कैसे है? शिवांश गाइज एक बार फोकस करिएगा। एक बच्चा कह रहा है, शिवांश जी कह रहे हैं कि 100 का 5% 5 कैसे हुआ? काश 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 शिवांश वापस जा पाता। कोई बात नहीं शिवांश, मैं बता देता हूं यार, मेरे लाल, मेरे बच्चे। 100%, सॉरी, 5% ऑफ 100, 5% ऑफ 100, इसको आप लिखते हो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कटा, आया 5। इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है ना?
ऑस्मोसिस किसी ने पूछा था, एक बार दोबारा से बताता हूं। अगर आप देखेंगे यहां ज्यादा सॉल्वेंट है, यहां कम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, हाई वेपर प्रेशर लगाएंगे, सॉल्यूशन वाली जगह में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इतना प्रेशर नहीं लगा पाएंगे, कौन जीत जाएगा? जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो ये जीत जाएंगे। तो हमेशा ऑस्मोसिस का मतलब है कि जहां पे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या फिर डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, उसे हम कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। ठीक है, आरएलवीपी को मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में वो डाउट ले लूंगा। चलिए जी, अगला हमारा आता है बेटा एबनॉर्मल मोलर मास एंड विंटॉक फैक्टर। ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हें, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी, तो इसको ध्यान से देख लेना बेटा। ठीक है, व्हाट इज दिस एबनॉर्मल मोलर मास एंड विंटॉक फैक्टर? तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है भाई लोग, वो जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं बेटा, वो डिपेंड करती हैं केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। हमें जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर दिया जाता था हम उतनी मान लेते थे, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी, वो क्या, कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन बनने के टाइम पे या तो एसोसिएट हो सकते होते हैं, जुड़ सकते होते हैं, या फिर डिसोसिएट हो सकते होते हैं। हमने इसको कंसीडर नहीं किया था। एग्जाम्पल देता हूं, पहला एग्जाम्पल मेरा ये है, मेरे पास यहां पे प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर एक रेड कलर का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाला और इसको एक सॉल्यूशन बनाया, तो हुआ क्या, आपको जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो दो में टूटते हुए दिख जा रहे हैं, दो में टूटते हुए दिख जा रहे हैं, दिख रहा है सभी को, दो में टूटते हुए दिख जा रहे हैं। भैया ऐसा सच में होता है क्या? बेटा बिल्कुल होता है। जैसे कि आप अगर केसीएल को लोगे पानी के अंदर डालने के लिए, आपके पास पानी था प्योर सॉल्वेंट में और यहां पे आपने उसके अंदर डाल दिया है केसीएल, तो केसीएल टूट जाया करता है के पॉजिटिव में, सीएल नेगेटिव में, तो दो हो जाएंगे। अब क्या हमने कंसीडर किया था? नहीं। अगर मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स टूट के दुगने हो जा रहे हैं तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? आंसर है हां। और जो भी वो चेंज आएगा, उस चेंज को बताने के लिए चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी आएगा, चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसे ही कहते हैं बेटा वेंट हॉफ फैक्टर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे जो चेंज आया, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं सॉल्यूट के, तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज इन कोलिगेटिव। यहां पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब आई की वैल्यू यहां ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि चेंज को तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अगला आता है हमारा यहां पे, बेटा ये क्या हो रहा है? पे ध्यान से देखो, मैंने प्योर सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही सॉल्यूट डाला तो दो मिलके एक रह गए, देखो यहां पे बस एक है। ये दो जुड़ के एक रह गए, देखो यहां पे बस एक है। ये दो जुड़ के बेटा एक रह गए, देखो यहां पे बस एक है। ठीक है ना। इसे कहते हैं एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होता है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, तो यहां पे डिक्रीज हो जाएगा इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए जो डिक्रीज है, जो चेंज है, वो लेसर देन 1 होगा। ये आपको बेटा याद रखना है। ठीक है। तो जो भी इंक्रीमेंट होगा आई रिप्रेजेंट करेगा, जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा आई रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे हमारे न्यूमेरिकल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? आओ समझाता हूं न्यूमेरिकल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको अपने जितने भी फॉर्मूलेज हैं, आपके बेटा जितने भी फॉर्मूलेज हैं, आप उन सब फॉर्मूलों को चेंज करोगे। कैसे? जैसे आपकी सबसे पहली थी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला था इसका क्या? पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इक्वल्स टू काई बी। बेटा जो भी चेंज आया, एसोसिएशन में घटेगा लेसर देन 1, डिसोसिएशन में बढ़ेगा ग्रेटर देन 1, वो जो भी नंबर होगा आपको यहां पे आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जांपल जैसे लेट सपोज आपका जो है आई की वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 1, लेट से 2 आ गया। कितना आया? क्योंकि डिसोसिएशन हुआ है 2 आ गया। तो अब आपको जब न्यूमेरिकल करोगे ना, तो आपको यहां पे 2 मल्टीप्लाई काई भी लेके चलना है। समझे? अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो समझ में आएगा। हर एक फॉर्मूले में ऐसे ही करना है। जैसे आपका दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपका दूसरा था। फॉर्मूला होता था अपना क्या जी? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम। आपको यहां पे आई लेके चलना है। एक था आपका
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई एम, आपको यहां पे भी आई लेके चलना है। और लास्ट था आपका बेटा ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो आपने क्या करना है भाई लोग, पाई इक्वल्स टू सीआरटी की जगह आई मल्टीप्लाई सीआरटी लेके चलना है। सवाल वहां फंसेगा जहां पे आपको पता ही नहीं है कि आई निकालना कैसे है, जहां पे आपको यह पता ही नहीं है कि आई निकालना कैसे। तो आई निकालने के तरीके बताता हूं। पहला तरीका नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर। मान लो डिसोसिएशन ही हो रहा है ना, तो आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, या फिर एसोसिएशन, जो भी हो रहा होगा। एक तो यह तरीका है निकालने का, इसका आपको ना के बराबर यूज करना है, यह कभी भी यूज नहीं होता ये वाला फॉर्मूला, बस आप याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन कितना होगा और बिफोर कितना होगा, ठीक है ना। इसका यूज ना के बराबर होगा, बस लिख लो, है ना, जानने के लिए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं मैं वो बता रहा हूं, उनको बहुत ध्यान से देख लेना, जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वेंटो फैक्टर का। मैं कहता हूं तुम कुछ भी याद नहीं करोगे, बस इसको अच्छे से देख लोगे तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं होगी। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपने सोल्यूट को देखना है जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये सोल्यूट या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, या तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या पहचान होगी बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की पहचान है कि ये कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होगा। कैसा, कोवलेंट बॉन्डेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूरिया, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, एग्जाम्पल के तौर पे शुगर, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हो सकते हैं। तुम्हारा यूरिया मैंने ले लिया, ठीक है ना, ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कैसे हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्डेड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इन सभी में आपको हमेशा आई की वैल्यू 1 ही लेनी है। कितनी, 1। अब अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो क्या पहचान है, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्या पहचान है, ध्यान से देखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि HCl, स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि NaOH, या फिर सोल्ट जैसे कि NaCl, KCl, CuSO4, ठीक है। इन सब में यहां पे आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको इनको आयंस में तोड़ना है। जैसे आप HCl को जब तोड़ोगे, NaOH को जब तोड़ोगे, NaCl को जब तोड़ोगे, K2SO4 एक सोल्ट है, इसको जब तोड़ोगे तो कितने आयंस बनेंगे, 1 2 1 2 1 2 2 और 1 3। आपको आयंस गिनने हैं। यहां पे 2 आयंस बने हैं, यहां पे भी 2 बने हैं, यहां पे भी 2 बने हैं, यहां पे 3 बने हैं। लेट सपोज इन आयंस को मैं n कह रहा हूं, तो जो I है वो इन्हीं नंबर ऑफ आयंस के इक्वल माना जाएगा। जैसे कि HCl के लिए I की वैल्यू 2 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। ये आप डायरेक्टली निकालोगे आयंस में तोड़ के, जितने आयंस होंगे वही I की वैल्यू होगी। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जो कंप्लीटली नहीं टूटते। इनके लिए आपको अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन की वैल्यू दी जाएगी, अल्फा की वैल्यू दी जाएगी। आपको उसको यूज करके निकालना है। कैसे, मैं एग्जांपल दूंगा। अगर एसोसिएट हो रहा है तो बेटा आई की वैल्यू होती है 1 प्लस में अल्फा 1 अपॉन में n-1, जहां पे ये n क्या है, नंबर ऑफ आयंस है, अभी दिखाऊंगा कैसे। और यहां पे आई की वैल्यू आएगी 1 प्लस में अल्फा n-, मैंने एक एग्जांपल में आपको देता हूं, आपको समझ में आएंगी बातें। फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। एग्जांपल देखो, सपोज करो मेरे पास है CH3COOH। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वीक है, मैं बताता हूं वीक का कैसे पता चलेगा। वीक में आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, वीक एसिड, जो भी वीक एसिड होते हैं जैसे कि CH3COOH,
या फिर वीक बेस जैसे कि तुम्हारा NH4OH। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगी बात। सपोज करो मुझसे किसी ने बोला कि भाई आपके पास ना CH3COOH है, ये डिसोसिएट हो रहा है और इसके जो अल्फा की वैल्यू है वो है लेट सपोज 0.3, ये मुझे दे दिया। मुझसे पूछना है कि भाई बताओ आई की वैल्यू कितनी, तो कैसे निकालोगे? अगर आप इसको तोड़ोगे तो सबको बताए एसिड H पॉजिटिव देता तो ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव में, H पॉजिटिव में, मतलब N की वैल्यू कितने नंबर ऑफ आयन से 2 है। आप वैल्यू को पुट करोगे, डिसोसिएशन हो रहा है मतलब ये वाली वैल्यू, तो आप बोलोगे यार देखो सिंपल सी बात है मेरी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू 0.3, 2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा मेरा आई की वैल्यू 1 प्लस में 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1.3। कितने लोग सहमत हैं आई की वैल्यू निकालने के आने से? कितने लोग सहमत हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे एक बार, कितने लोग सहमत हैं कि भैया आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जल्दी से बता दो मुझे, कितने लोग सहमत हैं? एवरीवन जल्दी से बता दो कितने लोग सहमत हैं कि आई की वैल्यू कैसे निकालनी है? हर केस में आपको अल्फा देंगे या फिर आपको इस तरीके से पहचान करनी है। सहमत है? बहुत बढ़िया, मैं भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना लेना। तो ये आपकी आई की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएंगी बातें, ठीक है? ये आपके आई की वैल्यू है। कोई मुझे रैंडम कुछ भी पूछ ले एक बार कि भैया इसकी आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा, रैंडम कोई चैट में पूछ ले कि भैया ये है मेरे पास, बताओ इसकी आई की वैल्यू कैसे आएगी। अल्फा नहीं दिया हो तो बेटा अल्फा के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, अल्फा के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। अल्फा आपको देके रखेंगे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो। जल्दी से एक बार पूछ लो कि भैया इसकी अल्फा की इसके आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं रैंडमली बता दूंगा, उससे तुम्हारा थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज फिर मैं आगे चल रहा हूं, अगर तुम्हें सब कुछ क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा CH3COH का तो मैंने Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी ने पूछा। बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस का केस है ना। आप इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? Mg2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, 1 और 2 3, तो आई की वैल्यू आ गई बेटा 3, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H2SO4 को आप यहां रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूटेगा आपका 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि आई की वैल्यू उसकी भी 3 आ गई। चलिए जी रैंडम मैंने 2 आंसर दे दिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सोच समझ के आंसर लगाइएगा सारे लोग। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले भी करवा रखे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला तो तुम लोग अपने आप कर लोगे, होमवर्क क्वेश्चन दे रहे उसको होमवर्क में करना। नीचे वाले पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अभी। बेटा सारे लोग देख लो इसको एक बार, नीचे वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो सारे लोग। 90 सेकंड दे रहा हूं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन अज्यूमिंग KCl टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, KF आपको दे रखा है। सॉल्व करना शुरू कर देंगे इस क्वेश्चन को। बताओ बेटा। बेटा H2CO3 वीक एसिड है तो 2H पॉजिटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, तो वैल्यू आएगी 3। यहां पे आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी कार्बोनिक एसिड में, ठीक है बेटा। एक परफेक्ट क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए, देखो कैसे करोगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन आपसे पूछा है, तो आपसे TFS पूछा हुआ है। मोलैलिटी 1 दे दिया क्योंकि 1 मोलर KCl सॉल्यूशन बोला हुआ है। KCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग सॉरी नॉट स्ट्रॉन्ग, सोल्ट है। कह भी रखा है कंप्लीटली टूट जाता है, तो KCl की आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि KCl जब टूटेगा तो टूटेगा K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। KF की वैल्यू आपकी है बेटा 1.86। कैसे करोगे? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई बाय M। ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा आपका 2 6 या 12 17 3.72। आपसे पूछा है सॉल्यूशन का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन की वैल्यू छोटी है, प्योर सॉल्वेंट की ज्यादा है। अब देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 रख दोगे, ये माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका TFS का माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस। अगर सभी लोग सहमत है तो APM लिखेंगे कि भैया पहले समझ नहीं आया था लेकिन अब क्लियर हो चुका है। एवरीवन
जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे लोग। प्रिंस बेटा मैंने क्वेश्चन करवा दिया, बताओ इसमें क्या डाउट आया, जल्दी से बताएंगे सारे लोग। क्लियर है सभी को? चलिए भाई लोग, चलिए चलिए भाई लोग, बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो सही बैठेगा बेटा माइनस का 3.72, मतलब कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे ए मुझे दिखे हैं, मतलब तुम लोग समझ चुके हो मामले की गहराई को। 45% लोगों ने ठीक किया है, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया है। शुभम, नीट, मीठी पांडे, स्नेहा, हिमेश, स्मिता, प्रवीण और रुपेश ने ठीक किया है, बहुत बढ़िया, नाइस। चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आ जाओ इसको निपटाते हैं, फिर आगे की बात अपनी खत्म ही है चैप्टर फिर तो, है ना। चलिए जी, तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं, फिर तुम्हारी जो भी बातें होंगी मैं सुन लूंगा, ठीक है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आते हैं। सर टाइम ज्यादा लग रहा है सवाल निकालने को, बेटा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बस। सर फॉर्मूला समझ नहीं आया, खुशी खुशी बेटा, खुशी खुशी बेटा ध्यान से देखो, आपको पूछा क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट के सॉल्यूशन का पूछा था। यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए था कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। 4 ही तो फॉर्मूले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई ना, 4 ही तो फॉर्मूले, चारों में से कोई एक लगेगा। चलिए खैर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस जिनको कभी भी डिस्टिलेशन करके सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। कितने लोगों को डिस्टिलेशन क्या होता है पता है? एक बार हैंड रेस करेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से मुझे बताएंगे। सर सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, नाइस बेटा, सारे लोग जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को डिस्टिलेशन का मतलब पता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डिस्टिलेशन? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इस सॉल्यूशन में मैंने पानी लिया है और लेट से मैंने यूरिया लिया है। एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, फिर कुछ भी ले लो। मान लो आपने पानी लिया है और आपने लेट सपोज इथेनॉल लिया है, ठीक है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ये इतने पे इवेपोरेट बॉइल हो जाता है। इसका है 78 डिग्री सेल्सियस, ये इतने पे बॉइल होता है। व्हाट इज डिस्टिलेशन? इसका मतलब है आपने क्या करना है, इस पूरे सॉल्यूशन को हीट करना है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा भाई, पहले 40 होगा, 40 पे कुछ नहीं हुआ, फिर 50 होगा, कुछ नहीं हुआ, 60 होगा, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 80 पे पहुंचेगा टेम्परेचर, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मैच हो गया है, ये इवेपोरेट होके हवा में जाने लगेगा। मैं ऊपर एक पाइप लगा के रखूंगा जहां से इसकी वेपर आएगी और मैं इस पाइप से इसकी वेपर फॉर्म को बाहर निकाल लूंगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे मैं होल्ड करके रखूंगा तो इथेनॉल तो बाहर हो गया, लेकिन पानी तो अभी भी लिक्विड फॉर्म में नीचे, क्योंकि उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो इस टेक्निक को कहते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टिलेशन टेक्निक कहते हैं। नॉर्मली हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मिक्सचर एजियोट्रोप की कंडीशन में आ गया है, उसके केस में यह टेक्निक फेल हो जाती है। यह आपका पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोप नहीं बना सकते। तीसरी बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही हमेशा एजियोट्रोप बनाते हैं, और उसके लिए भी एक सर्टेन फिक्स्ड कंपोजिशन की जरूरत पड़ती है। सर्टेन फिक्स्ड कंपोजिशन, इसके बारे में भी मैं अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन ये 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। एक और कंडीशन है चौथी, ये वाली चौथी कंडीशन। आपको मैंने बताया था 2 तरह की मोल फ्रैक्शन होती हैं, एक लिक्विड फेज वाली, एक वेपर फेज वाली। याद है रोड्स लॉ में बताया था, एक होती है वेपर फेज वाली। एजियोट्रोपिक मिक्सचर की खासियत है कि इस मिक्सचर की लिक्विड वाली मोल फ्रैक्शन और वेपर वाली मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा इक्वल ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा इक्वल वैल्यू आती है जब भी निकालोगे। ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली, एजियोट्रोप को कभी डिस्टिल नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं कर सकते। आइडियल कभी भी नहीं बनाते एजियोट्रोप, नॉन आइडियल बनाते हैं एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे, और उनकी लिक्विड वाली मोल फ्रैक्शन और वेपर वाली मोल फ्रैक्शन इक्वल होती है। 4 कंडीशन से क्वेश्चन बनते हैं एजियोट्रोप में। क्या सभी को समझ में आ गई बात? चलिए, अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एजियोट्रोप, 2 तरह के नॉन आइडियल होते हैं। आ जाइए, उन दोनों तरीकों को ही एक एक करके पढ़ते हैं और एजियोट्रोप को खत्म करते हैं। पहला,
पॉजिटिव डेविएशन मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, याद करने का तरीका उल्टा होता है। पॉजिटिव डेविएशन शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, पॉजिटिव क्या शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और नेगेटिव डेविएशन शो करता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। आओ समझाता हूं विस्तार में, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने लिया इथेनॉल और वाटर का एक सॉल्यूशन, कितना, 95% सॉल्यूशन, मतलब 95 ग्राम होगा इथेनॉल, बस 5 ग्राम होगा पानी। यह है वो सर्टेन फिक्स्ड कंपोजिशन जहां पे एजियोट्रोप बन सकता है इथेनॉल पानी का। बोला था ना, एक सर्टेन कंपोजिशन पे ही होता है फिक्स्ड कंपोजिशन, तो इस केस में ये वो नंबर है, 95 ग्राम होना चाहिए इथेनॉल, 5 ग्राम होना चाहिए पानी, अगर आपने ऐसा लिया है। जब इनको साथ में रखोगे, अब ओरिजिनली क्या होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4 ओरिजिनली, वाटर का होता है 100। लेकिन अगर ये एजियोट्रोप बनाते हैं तो जो पूरा सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों ही वैल्यू से छोटा निकल के आता है। अगर इनका एजियोट्रोप बन जाता है तो उस एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 78 डिग्री सेल्सियस। वो इथेनॉल से भी कम है, पानी से भी कम है, तो इसलिए नाम रखा गया मिनिमम बॉइलिंग। अब डिस्टिलेशन से क्यों सेपरेट नहीं कर सकते, पहले अगर ये एजियोट्रोप ना होते तो ये वाला काम चलता कि भाई पहले इथेनॉल निकल गया, H2O को भी टाइम लगेगा। लेकिन दोनों एज अ सॉल्यूशन जब 78 डिग्री सेल्सियस शो करते हैं एजियोट्रोप में, तो दोनों के दोनों एज अ सॉल्यूशन ऊपर भागने लगते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पे, ना कि पानी नीचे रह जाता है, और दोनों ऊपर चलते हैं, इसलिए डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। पहली बात, उल्टा याद करने का तरीका, पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से छोटा होता है, डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्लियर है, क्लियर है बेटा, है ना। जितने लोग बैठ के मन लगाकर पढ़ रहे होंगे उनको सारी बातें माइंड में क्लियर हो रही होंगी कि भैया ने 4 पॉइंट बोले थे, डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते, समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकते। इंडिविजुअल अलग अलग है, मिक्सचर का एक डिफरेंट है, दोनों उसी पे भागेंगे एज अ मिक्सचर। फिक्स्ड कंपोजिशन पे वो रही फिक्स्ड कंपोजिशन 95%। एजियोट्रोप कभी भी आइडियल नहीं बनाते, नॉन आइडियल बनाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाला हमारा ये वाला केस दिखा रहा है। अच्छा, अब भैया नेगेटिव में क्या होगा, बेटा नेगेटिव में उल्टा है, नेगेटिव में मैक्सिमम बॉइलिंग। अब ये क्या मतलब है, आओ समझाता हूं। अगर आपने 68% HNO3 का सॉल्यूशन लिया, मतलब 63 ग्राम HNO3, 32 ग्राम पानी, इंडिविजुअल लेवल पे इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, जब दोनों आपस में मिलेंगे मिक्सचर बनेगा, तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट एज अ मिक्सचर हो जाएगा 116 डिग्री सेल्सियस। दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग है। जब ऐसा होगा तो दोनों एक साथ अब 116 पे आगे बढ़ेंगे, बाहर जाएंगे तो डिस्टिल नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। सवाल तुम्हारे मन में एक आना चाहिए कि भैया, सवाल यह आना चाहिए, भैया मिनिमम बॉइलिंग में ऐसा हो क्या रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, मतलब जल्दी हवा में उड़ जा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, इनकी जो बॉन्डिंग है वो डिसरप्ट होती है, यहां बॉन्डिंग डिसरप्ट होती है, इस वजह से कमजोर होते हैं, कम टेम्परेचर पे भाग जाते हैं। यहां पर बॉन्डिंग बढ़ जाती है, स्टेबल बन जाते हैं, इस वजह से बहुत टाइम लगता है, बहुत टेम्परेचर लगता है हवा में उड़ने में। तो ये आपको ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूटी में नहीं, आपको बस ये सारी बातें याद रखनी है बेटा। कंडीशन 95%, 68%, HNO3 वाटर, इथेनॉल वाटर, 78 डिग्री सेल्सियस, 116 डिग्री सेल्सियस, और ये 4 कंडीशन, चैप्टर फिनिश। सर प्लीज टेल सर योर बॉइलिंग पॉइंट। यार मेरा क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा यार, मैं इंसान हूं भाई, मेरा कैसे बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो तुम लोग, कैसे जालिम आदमी हो, मतलब तुम देख रहे हो कि मैं कब पिघल जाऊंगा, कब मैं जल जाऊंगा। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। खैर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, सीयूईटी में तो बोर्ड्स का क्वेश्चन है। यहां पे तुम इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि बोर्ड्स का कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अब मैं तुम्हारे डाउट्स ले लेता हूं बहुत जल्दी से, है ना, जिससे कि तुम्हें थोड़ी शांति मिले कि भैया आपने हमारे डाउट्स ले लिए हैं। तो आइए जरा, चैप्टर हमारा खत्म होता है तो हम डाउट्स की बात कर लेते हैं, आ जाओ। अच्छा, किसी ने RLVP का डाउट पूछा था, सर डिस्टिलेशन से सेपरेट, बेटा अभी बता दिया मैंने लक्ष्य, क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पे आगे बढ़ते हैं। सेपरेटली दिखाता हूं मैं, हाँ सेपरेटली इस पे चलते नॉर्मली, लेकिन एजियोट्रोप बनते ही दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 78 हो जाता है और दोनों भी इसी पे भागते हैं, जिस वजह से डिस्टिल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर ये वाला टॉपिक वापस समझा दो बेटा। बिश्नोई ऐसे मत किया करो मेरे लाल, मेरे बच्चे। अच्छा ये वाला टॉपिक देखो, सिंपल सी बात है। पहला,
सेपरेट नहीं हो सकते डिस्टिलेशन करके, जैसे यहां पे हो रहा था। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन कभी भी नहीं बनाते एजियोट्रोप, नॉन आइडियल बनाते हैं। नॉन आइडियल में भी एक फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे कि 95% ये और 68% ये, और यहां पे जो लिक्विड वाली मोल फ्रैक्शन होती है सॉल्यूशन की, वो इक्वल होती है वेपर वाली। चौथी कंडीशन, ये 4 कंडीशन थी बस यहां पे, ठीक है ना बेटा, ये बस 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। हाउ टू फाइंड वेंटो फैक्टर ऑफ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। किसने पूछा ये पूछा है, ये पूछा है अपने दीपक भैया ने। दीपक भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एल्यूमिनियम सल्फेट एक सोल्ट है बेटा, सोल्ट की पहचान कैसे करेंगे कि ये सोल्ट है? ध्यान देना, मेटल और नॉन मेटल अगर दोनों एक कंपाउंड में है तो वो सोल्ट होता है। मेटल कौन है? एल्यूमिनियम है। नॉन मेटल कौन है? सारे नॉन मेटल है। कैसे निकालोगे? तोड़ो इसको, 2Al3 पॉजिटिव और 3SO4 2 नेगेटिव, तो 3 ये 2 ये बेटा, आई की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, चलिए नित्य ने बोला भैया एक बार फिर से बता दो। कौन सा फिर से बता दो? ये वाला देखो, हमसे पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल, मोलैरिटी दे दी, केसीएल सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का, 1 मोलल दे दिया। एज्यूमिंग केसीएल कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, केसीएल एक सोल्ट है मेटल नॉन मेटल का, तोड़ोगे तो 2 आयंस बनेंगे तो आई की वैल्यू होगी। केएफ इसने दे रखा है बेटा, फॉर्मूला लगाया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्व करना शुरू किया। यहां तक बात आ गई मेरी ये वाली। मुझसे पूछा सॉल्यूशन की वैल्यू, तो आप लिखोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में पानी है, पानी है क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे पानी लिखा हुआ है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा प्योर फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 लिखा, अपने वैल्यू निकाल दी। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर M1 कैसे आया बेटा? M1 कैसे आया? प्रखर मेरे लाल मेरे बच्चे, देख क्या लिखा है, 1 मोलल। ठीक है सर, नेगेटिव कैसे आया बेटा? कहां आया नेगेटिव? अच्छा, इस वाले में नेगेटिव कैसे आया मेरे लाल? ये नेगेटिव भाई 0 तो कुछ नहीं होता, तो ये माइनस का TFS की वैल्यू आएगी 3.72। अब तुम माइनस को उधर क्यों रखेगा, इधर भेजेगा ना, तो ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर कैसे पता चलेगा कि आई कब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हर एक क्वेश्चन में आई आपको देखना ही देखना है, और देखने का तरीका क्या बताया मैंने बेटा मेरे बच्चे? देखने का ये तरीका मैंने बताया, सिंपल। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई को 1 ले लेना, अगर कुछ भी ऐसा दिखाई दे तो बेटा इनके अकॉर्डिंग चलना है। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के चलना होता है। केएफ की वैल्यू कैसे निकालनी है समझ नहीं आया बेटा? आपको हमेशा क्वेश्चन देगा, ये दे रखिए क्वेश्चन, ठीक है ना, हमेशा क्वेश्चन देगा आपको। सर क्वेश्चन एक बार फिर बेटा मैंने बता दिया पूरा क्वेश्चन। सर ये कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? गगन मेरे लाल मेरे बच्चे, ये आपको 10th क्लास में याद करवाया जाता है, समथिंग विच इज जो आप याद रखते हो, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के 2 ही कॉमन एग्जाम्पल हैं, बेस के 2 ही कॉमन एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग के, ठीक है ना। वीक एसिड वीक बेस के ही 2 ही कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया। तो ये आपको थोड़ा याद होता है, अपने बचपन से याद किए हुए, एक बार इनको रिवाइज कर लेना, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए केवल वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर नॉन एकेडमिक डाउट्स ऑल्सो, ठीक है शालीन में लेता हूं, है ना। उसके बाद 1 टाइप रिपीट कर दो ना सर, एक बार रुक जाओ बेटा, तो मैंने रिपीट अभी भी कर दिया है ना। सर आई की वैल्यू 2 कैसे आया? समीक्षा देखो, केसीएल को जब तोड़ोगे तो 2 आयंस में टूटेगा ना, एक के पॉजिटिव में, जितने आयंस में टूटेगा वो आपको गिनना है। एक के पॉजिटिव है, एक सीएल नेगेटिव है, मतलब 2 है, तो आई की वैल्यू 2 आ गई। सर 0 माइनस में से माइनस क्यों किया? वंदना, क्योंकि मुझे बतानी है, इसकी वैल्यू नहीं बतानी मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है डेल्टा टीएफ होता है क्या जी? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन की वैल्यू छोटी होती है, कल हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इस वजह से हमने इसको लिखा, तो इसकी वैल्यू 0 है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है 0 होता है आइस का, ठीक है ना। चलिए बेटा ये तो मैं बता चुका हूं, माइनस क्यों है भी मैं बता चुका हूं। सर अल्फा कैसे आया? बेटा ये आपको निधिया, ये आपको हमेशा क्वेश्चन देता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, आपको नहीं करना कुछ भी। सर व्हाट अबाउट एन अल्कोहल, इज इट नॉन इलेक्ट्रोलाइट? बिल्कुल कृति, अनटिल और अनलेस वो मेंशन करे अल्फा की वैल्यू, आप उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही मानना। देखो मेरी बात समझो, अगर आपको अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप मान के चलना कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अनटिल अनलेस वो स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है। चलिए सर नॉर्मेलिटी आज तक समझ में नहीं आया बेटा, ये आपको आज नहीं समझना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इन ऑल क्वेश्चंस, हाँ सर बेटा हर क्वेश्चन में। सर डिसैलिनेशन में सेलुलोज एसीटेट इसमें यूज होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, सेलुलोज एसीटेट होता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रिपीट कर दो बेटा, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए, ठीक है ना। सर न्यूमेरिकल्स नहीं लग पा रहे हैं, प्लीज हेल्प।
सॉल्यूशन के साथ लेके चलो, जहां फंसो सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। इससे आपका माइंड डेवलप होता है कि भाई क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सर, रिवर्स ऑस्मोसिस का बता दीजिए दोबारा से। बेटा सिंपल सी बात है अर्चिता। अच्छा सर, मैं उसको दोबारा देता हूं एक बार। अच्छा, RLVP बता देता हूं मैं तुम्हें, और रिवर्स ऑस्मोसिस बता देता हूं। एक सेकंड रुक जाओ, चलो। रिवर्स ऑस्मोसिस और RLVP, क्योंकि वो सान्या का डाउट था। रिवर्स ऑस्मोसिस देख लो एक बार। देखो, अगर आप यहां से P एक्सटर्नल इतना लगा दो कि इधर से लगने वाला ऑस्मोसिस भी कम पड़ जाए, तो जो मूवमेंट इधर से इधर होना था अब वो उल्टा होना शुरू हो जाएगा। इस उल्टे ऑस्मोसिस को ही हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल। ठीक है। अब आते हैं RLVP पे, जो कि सान्या का डाउट था। भैया एक बार RLVP बता दीजिए। तो RLVP देख लो एक बार गाइस। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो यहां पे क्या है, लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेंगे। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है, अगर आपके पास एक इधर बीकर है ना, यहां पे आपके पास बेटा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वॉलेटाइल होता है, प्योर सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल्स हवा में उड़ेंगे, उड़ेंगे वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर लगाएंगे। इसे मैंने नाम दे दिया P नोट ए फॉर सॉल्वेंट, प्योर है तो नोट उसका वेपर प्रेशर। आपने इसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि उड़ना नहीं चाहता वो डाल दिया और एक सॉल्यूशन बनाया। जब आपने ऐसा बनाया तो अब आपके पास मामला कुछ ऐसा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो हैं लेकिन अब कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं यहां पे। ठीक है ना, बीच बीच में। अब जब उड़ेंगे तो ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, ये तो उड़ना ही नहीं चाहता। कम वेपर बनेगी, कम वेपर प्रेशर लगेगा, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो छोटा है, मतलब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपको देखने के लिए मिली है। ठीक है। अब कितनी लोवरिंग हुई है उसको कैसे निकालोगे, बड़ा माइनस छोटा। अगर इस लोवरिंग को आप डिवाइड कर दो इनिशियल बड़ी वाली वैल्यू से P नोट ए से, तो इस पूरे को कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि काई बी के इक्वल होता है। ये आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी सान्या। ठीक है भाई, क्लियर है। सर मेरे डाउट्स दीपाली, मैंने सबके डाउट्स देखे यार, पता नहीं वो मिल नहीं रहा, एक बार दोबारा लिख दो, मैं उसको दोबारा देख लूंगा। ठीक है ना। ये था बेटा आपका केस। आई होप के सभी को बातें सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैंने डीपीपी दी है, उसके क्वेश्चन जरूर लगा लेना। ठीक है ना, उसके क्वेश्चन जरूर लगा लेना बेटा। जैसे मैंने नील करवाया अभी 5% वाला, मैक्सिमम इस तरीके से होते हैं, है ना। ठीक है, सब क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस गाइस। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना, उसके लिए मिलते हैं फिर हम। सर केबी कंसस वाला फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन वाला कब यूज करेंगे, वेंटॉफ वाला कब यूज करेंगे? हमेशा आपको वेंटॉफ वाला करना है। केबी वाला तब करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही होगी, केएफ वाला तब करेंगे जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही होगी। सर C इक्वल्स टू पी आई कैन बी यूज, नहीं बेटा ये आपको यूज नहीं करना है यहां पे। ठीक है, चलिए सर KCl का I क्या होगा बेटा 2, K पॉजिटिव सेल नेगेटिव, 2 आयंस हैं। ठीक है, ओके जी, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। चलिए, ये तो बस मैंने फॉर्मूले में आपको बोला था कि भाई फॉर्मूले के अंदर आप I से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये मैंने बोला था कि भाई फॉर्मूले को चेंज कर लो, यहां पे तो इतना बोला था बस मैंने। ठीक है ना। चलिए बेटा, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चैप्टर में नहीं है वो, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉर्मैलिटी। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड की एग्जांपल्स याद कैसे करें, जितने मैंने लिखे हुए हैं बस उनको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी नॉन एकेडमिक तो मुझे नहीं दिख रहे। सर मोहर सोल्ट का क्या होगा? देखो मोहर सोल्ट अगर आप देखोगे, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं। जब भी आपके पास, लेट सपोज आपके पास, मैं चलो आपको एक बड़ा मजेदार एक एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज आपके पास आया CuSO4.5H2O, कुछ भी छोड़ो, आपके पास आया लेट सपोज CuSO4.K2SO4.6H2O। ये रैंडम मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लिया, दिस इज नॉट मोहर सोल्ट, मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। तो ये टूट सकता है, हाँ जी। कैसे टूटेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में। ये कैसे टूटेगा? 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में। पानी को कभी भी कंसिडर नहीं करते। 1 1 2 1, कितना आंसर आ गया बेटा? 5 आंसर आ गया। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। मिलेंगे अगली क्लास में, तो बाय एवरीवन, ठीक है ना, मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।